वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 453 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 453 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है बताइए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। देखिए, लेटराइट मिट्टी मिलेगी आपको जहाँ पर वर्षा होगी। ठीक है, अधिकतम वर्षा। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन सा है इसमें? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, समुंदर के किनारे है क्योंकि। तो लेटराइट मिट्टी भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार है केरल राज्य में, मालाबार तटीय प्रदेश में केरल के, और उसके बाद है महाराष्ट्र। केरल तो है नहीं, इसलिए उत्तर है डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट है? ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं और ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। एक ही तो बात हो गई। लेटराइट मिट्टी की उर्वरता कम होती है क्या? लेटराइट मिट्टी में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला है इनकरेक्ट। लेटराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, इन सब की तो कमी होती है ना। तो लेटराइट मृदा का जो विकास है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों तथा मानसूनी प्रदेशों में होता है, अर्थात जिन क्षेत्रों में ऊंचा तापमान और भारी वर्षा होती है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, कमी। अब लेटराइट मिट्टी में रबर, कॉफ़ी के लिए जो है उपयुक्त होती है वो। और इस मिट्टी में इसके अलावा चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज और मसालों की खेती की जाती है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाना होगा बताइए। कैल्शियम, जिप्सम, लाइम या फिर वेजिटेबल कंपोस्ट। चूना मिलाना होगा। चूने को लाइम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा इसका। तो तेजाबी मिट्टी यानी एसिडिक सॉइल को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने यानी लाइम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का खारापन एवं क्षारकता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे हम? मिट्टी का खारापन बताइए और क्षारकता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग? जिप्सम मिलाएंगे। ठीक है, तो मिट्टी का खारापन, क्षारकता को दूर करने के लिए जिप्सम, तेजाबी मिट्टी के लिए चूना। तो मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए जो है उसमें जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम ना हो तो क्या आएगा वहाँ पर? कैल्शियम सल्फेट, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? देखिए, चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है मिट्टी अम्लीय मिट्टी। ठीक है, और ढलान आवश्यक है इसमें, मतलब जल निकासी वाली मृदा होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी की आवश्यकता है इसके लिए, वर्षा की भी आवश्यकता है, और पानी जो है रुकना नहीं चाहिए, यानी ढलान की आवश्यकता होगी। तो देखिए, चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और जल निकासी वाली, अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पहाड़ी ढलानों पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? अस्फालन अपरदन, चादरी अपरदन, क्षुद्र सरिता या अवनालिका अपरदन बताइए। देखिए, चादरी अपरदन नहीं है, चादरी मतलब परती अपरदन नहीं है। क्षुद्र सरिता नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अवनलिका अपरदन, डी। तो भारत में मृदा अपरदन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी में खो खंडों का निर्माण अवनलिका अपरदन यानी गली इरोजन के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को बौछार या आस्फालन, ठीक है, बौछार या आस्फालन अपरदन के नाम से जाना जाता है। जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है तब इसे परत अपरदन यानी शीट इरोजन कहा जाता है।
बिल्कुल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जब मिट्टी की छोटी एवं कम गहरी नलियां बन जाती हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस अपरदन के नाम से जाना जाता है? जब मिट्टी की छोटी एवं कम गहरी नलियां बन जाती हैं तो इसको रिल अपरदन के नाम से जाना जाता है। यही जब नालियां, सॉरी नलियां नहीं है, नालियां, यही जब नालियां गहरी और बड़ी हो जाती हैं तो इसको अवनलिका अपरदन कहा जाता है। तो जब मिट्टी की छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं तो इसे रिल अपरदन, रिल इरोजन के नाम से जाना जाता है। जब रिल अपरदन की नालियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं तो इसको गली इरोजन यानी अवनलिका अपरदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वृक्ष मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। संघनन वर्षा से तो बह जाएगी, और अतिचारण से घास वास खा जाएंगे, फिर घास की जो पकड़ है मिट्टी पर कम हो जाएगी, फिर बह जाएगी, ठीक है। वनों के नाश से तो सब कुछ खराब ही होता है। वन रोपण से, डी। तो मृदा के क्षरण को जो है वन रोपण से रोका जा सकता है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? देखिए इस टेस्ट में कम से कम 40% प्रश्न पहले यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। कत्था बनाने के लिए साल की लकड़ी का प्रयोग नहीं होता, साजा की लकड़ी नहीं चलेगी, बबूल नहीं, खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। सीधे सीधे याद रखिएगा, कत्था जो है खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना वृक्ष उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का वृक्ष है। तो असम में आपको मिलेगा, केरल में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा क्योंकि शुष्क, ठीक है, जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। तो सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, और भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष है, और इस वृक्ष के सफ़ेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। देखिए दूसरा तो करेक्ट होगा अगर इस तरह से स्टेटमेंट सजा बुझा के लिखा है एग्जामिनर ने। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि भोजपत्र हिमालय क्षेत्र का या वेस्टर्न घाट का है, ठीक है, या प्रायद्वीप या भारत का है। हिमालय क्षेत्र का ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते? किस पौधे में फूल नहीं होते? गूलर का फूल होना, ये तो मुहावरा, तो इसमें तो होते होंगे। कटहल में भी फूल होते हैं, ऑर्किड में भी होते हैं, फर्न में नहीं होते। तो फर्न जो है एक संवहनीय पौधा है, और ये पौधे बीज रहित होते हैं। तो बीज रहित हो गए तो इन पौधों में फूल कहाँ से होंगे? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर एक हिमालय वनस्पति है, सिल्वर फर हिमालय वनस्पति है, स्प्रूस हिमालय वनस्पति है। इसके अलावा ओक हो गया, बुरांस हो गया, रोडोडेंड्रॉन यानी, ठीक है, ये सब हिमालय वनस्पति हैं। लेकिन महोगनी, रोजवुड ये हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तो महोगनी मूलतः जो है उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र ये जो है हिमालय क्षेत्र में नहीं उगता है महोगनी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? चीड़ के वृक्ष भी बड़े लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, 900 से 1000 मीटर तक होते हैं समुद्र तल से। लेकिन इन सब में कहीं ज़्यादा है देवदार के वृक्ष, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देवदार के वृक्ष जो है पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं, जबकि चीड़ के वृक्ष हिमालय क्षेत्र में 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं।
और साल जो है मुख्यतः उप हिमालय क्षेत्र कोमा मध्य भारत के पूर्वी भाग और तमिलनाडु में आपको मिलेगा। और सागौन का वृक्ष आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, प्रायद्वीप भारत में। तो ये 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी से रिलेटेड, या कुछ इनको एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कर लो, ठीक है, एक दो को इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज़ तो बना ही रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। देखिए 450 टेस्ट हो गए हैं, बहुत होते हैं 450 टेस्ट, ठीक है। हर तरह से जो है जीएस के प्रश्न इसमें कवर कराए जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट से, एनसीईआरटी, ठीक है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, स्पेक्ट्रम, या पॉलिटी हो लक्ष्मीकांत की। इनको अगर आपने अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी जीएस पेपर 1 की, ठीक है। और करंट से भी हर तरह से क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।